नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में है, लगातार ट्रेंड कर रही है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी है, जो तमाम आज अपडेट देंगे, तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास और जानेंगे आज की तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ही खबर सबसे ज्यादा प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है। वो खबर ये है कि ईरान और इजराइल युद्ध, ईरान पर जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया और ईरान ने जिस प्रकार इजराइल पर हमला किया, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है और ज्यादा तेजी से लड़ा जाएगा। मिडिल ईस्ट में इस युद्ध को लेके काफी तनाव है। तनाव का जो कारण है वो ये है कि इजराइल के हमले से ईरान इस समय काफी डरे हुए है। जिस प्रकार से परसों ईरान ने इजराइल पर 300 एक साथ ड्रोन से हमला किया था और उसमें अधिकतर ईरान का दावा है कि हमने नष्ट करने में सफलता हासिल की, लेकिन 300 ड्रोन एक साथ हमला करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसी प्रकार से इजराइल ने जब जवाबी हमला किया, उससे काफी ईरानियों में जो है खलबली मची है और जो उनका जो परमाणु संयंत्र है उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको डर है कि इजराइल जो है वहां हमला कर भारी नुकसान कर सकता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब हम हमले के दृष्टिकोण से यदि जो उनके हथियार है, इसको मिसाइलें है, ये सब पर जब नजर डालेंगे तब ये आसानी से देखा जा सकता है कि भले ही ईरान जो है दुनिया को ड्रोन बेचता है, लेकिन इजराइल ईरान पर बहुत भारी है। और जो मिग 35 है वो इजराइल के पास मौजूद है, जो किसी भी वक्त जो है करीब 6 जो परमाणु बम भी लेके जो है उड़ने के स्थिति में वो है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल आज के कंडीशन में वो केवल ये देख रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके नाराजगी न झेलना पड़े, और आसपास जो इजराइल के जो देश है वो भी सब अभी इस स्थिति में नहीं है कि इजराइल पर हमला करें, क्योंकि सबको डर है जो हथियार इजराइल के पास है उससे भारी तबाही मचा सकते हैं वो। यही कारण है कि ईरान फूक फूक के कदम रख रहा है। और ईरान और इजराइल के बीच में जो दूरी है, वो दूरी भी ईरान के लिए सबसे ज्यादा घातक है। ईरान इतने दूरी पर लड़ाई लड़ने की स्थिति में अभी बहुत ज्यादा नहीं है। कल जो हमला किए 300 ड्रोन है, उसमें अधिकतर ड्रोन जो है जमीन से जमीन पर मार गिराने वाला ड्रोन है। तो जमीन से जमीन पर मार गिराने वाला ड्रोन जब उन्होंने छोड़ा, तब वहां जाके इजराइल तक पहुंचते पहुंचते उसके जो एक लिमिट है, वो शक्ति है, वो कम हो गई है। और जो आयरन ड्रोन है, उस डिफेंस ड्रोन है इजराइल का, वो डिफेंस ड्रोन ने उसको आसानी से हमले से जो है बचा लिया है देश को। तो ऐसे स्थिति में अभी दुनिया की नजर उस पर है। दूसरी एक और खबर है अमेरिका से। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कुल मिला के 543 करोड़ रुपए का जो है फंड जुटा लिया है, मतलब चंदा मिला है। लेकिन बावजूद इसके जो बाइडेन है वो चंदे के मामले में अभी भी इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर अभी भारी है। लेकिन स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर चुनाव में ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि जो बाइडेन भले चंदे में भारी पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप अभी इलेक्शन में भारी पड़ने की स्थिति में तो है। लेकिन जिस प्रकार से भारतवंशी जो है वो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होते जा रहे हैं। पहले आज तक जो आंकड़ा है उसमें लगभग 80 और 20% के बीच की लड़ाई थी कि 80% जो बाइडेन यानी
जो पहले ओबामा को वोटिंग करते आए हैं, बाद में लास्ट में भी जो बाइडेन को वोट किया है, जी लेकिन धीरे धीरे जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसमें 10% से शुरू हुआ, लेकिन 20% तक अभी पहुंच गए और इस बार 20% क्रॉस करने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। उसमें भारत बिल्कुल। वंशियों के लगभग 50 लाख वोटर वहां पर है। जी निशा। जी बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर में तमाम खबरें जानेंगे जो लगातार आज प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुई है। सूरज जी, आज राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई है? चुनावी माहौल से जुड़ी क्या खबरें हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, चुनावी माहौल की भी बात करें तो इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव के चलते जहां सभी तमाम बड़े नेताओं के रोड शो हो रहे हैं, बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं, उसी क्रम में कल कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता है मध्य प्रदेश में एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के खाते में है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कोशिश है कि इस बार उस सीट पर भी सेंध लगाने की है कि वो सीट भी मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे। उसी क्रम में छिंदवाड़ा में अमित शाह का रोड शो था और रोड शो के दौरान अमित शाह ने जहां विपक्ष पर निशाना साधते हुए स्थानीय मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बदलाव की बयार में साथ देने के लिए, दूसरी तरफ मैं बात करूं आपसे कि चुनाव के साथ साथ में, क्योंकि यहाँ एक चीज और देखी जा रही कि 2024 का जो चुनाव है उसका ट्रेंड कुछ अलग ही तरह से जा रहा है। एक तरफ जहाँ प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, शब्दों के बाण चला रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि जो संकल्प पत्र आया है, संकल्प पत्र में उन्होंने बताया है कि हमने क्या किया है और हम करेंगे, साथ ही इसको लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। हाँ, एक बात जरूर है इस बीच में कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी जब बात हो रही है कि इस बार अब की बार फिर से मोदी सरकार, तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बना रही है और मोदी की गारंटी पर चुनाव रही है। वहीं विपक्ष के पास अभी पीएम का चेहरा कोई नहीं। इस पर उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद तय करेंगे कि पीएम का चेहरा कौन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को स्पष्ट कर दी कि अभी जो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस का नेता कौन है, इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, ये स्पष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद तय करेंगे। दूसरी तरफ इस बार एक चीज और देखी जा रही है इस चुनाव में कि पिछले चुनाव में जहां हमने देखा है कि फिल्मी जगत की हस्तियां चुनाव मैदान में आती थी, चुनाव प्रचार करती थी, स्टार प्रचारक बने थे, इस बार फिल्मों का ट्रेंड एक अलग तरह से सामने आ रहा है कि चुनाव पर जो राजनेता हैं उनके जीवन में उनकी आत्मकथा को लेकर के जो फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों का ट्रेंड जो चल रहा है उसको लेकर के सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ यहाँ मैं आपसे बात करूं कि चुनाव को लेकर के यहाँ नरेंद्र मोदी ने कल बिहार उनका दौरा रहा है और बिहार दौरे पर उन्होंने जिस तरह से कहा है कि इंडी गठबंधन वाले जो हैं वो भ्रष्टाचारियों को बचाने की कवायद करते हैं और उनको बचाने में लगे रहते हैं, जबकि एनडीए जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है वह भ्रष्टाचारियों को उनकी कारगुजारियां उजागर करके उन्हें हटाना और उन्हें उनकी कारगुजारियों के लिए दंडित करने का जो कानूनी प्रावधान है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। दूसरी तरफ वहीं पर वायनाड में राहुल गांधी की सभा थी, तो उन्होंने वहां पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो केवल देश के 5 या 6 राज्यों को ही पैसे दे रहे हैं, जबकि बाकी लोग देश के परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है और यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटती है तो सभी गरीबों को भी पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं चुनाव को लेकर के यहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए अपनी ओर से क्या करेंगे वो चीजें समय ट्रेंड में चल रही हैं। जी बिल्कुल। और हम सीधे लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें जानेंगे, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी माहौल जो है वो चल रहा है और जनसभाएं हो रही हैं नेताओं की। और ज्ञानेश जी और क्या तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। पार्टियां लगातार अपनी ताकत झोंक रही हैं कहीं न कहीं। तो हम बात करेंगे इसी कड़ी में कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अब दूसरे और तीसरे चरण की सीटों के लिए जो पश्चिमी यूपी को वो मथेंगे और प्रधानमंत्री के जो आगामी दिनों में कई चुनावी रैलियों के साथ ही रोड शो भी प्रस्तावित है।
तो पीएम अगर हम बात करें तो जो 19 अप्रैल को अमरोहा लोकसभा सीट के लिए जो गजरौला में चुनावी रैली करेंगे, जबकि 22 अप्रैल को अलीगढ़ में और हाथरस और अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। पीएम दूसरे चरण की सीटों में शामिल जो है मेरठ से ही यूपी में अपने चुनावी अभियान का श्रीगढ़ करेंगे, जबकि अगर देखें निशा तो गाजियाबाद में वो रोड शो कर चुके हैं और बुधवार को ही कांग्रेस की स्टार प्रचारक जो है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वो भी पहली बार में यूपी में सहारनपुर में प्रचार अभियान शुरू करेंगे। और बताऊं कि वह जो कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद उनके लिए तो उधर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो हर लोकसभा सीट पर ताबड़तोड़ जीते और वो वहीं दूसरी ओर विभिन्न लोकसभा सीटों माहौल तो हर जगह चुनाव जी ज्ञानेश जी, आपकी आवाज सही तक नहीं पहुंच पा रही है। जी ज्ञानेश जी, ज्ञानेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी कहिए। जी मैं चाहूंगा चरण की जो सीटों के लिए जो है पीएम के कार्यक्रम है 25 अप्रैल से शुरू होगा और 25 अप्रैल को आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों के लिए संयुक्त रैली करेंगे प्रधानमंत्री। इसी दिन अगर बात करें तो बदायूं व आंवला सीट के लिए दूसरी ओर शाहजहांपुर में तीसरी रैली प्रस्तावित। इसके अलावा 26 अप्रैल को पीएम मोदी बरेली में रोड शो करेंगे। निशा देखिए जहाँ हम बताएंगे कि जो प्रियंका गांधी वो पहली रैली करने जा रही है, वो जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं चूंकि तो वो कल यानी 17 अप्रैल को यानी कि आज लोकसभा क्षेत्र में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगे। और यह जानकारी आपको बताऊं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की पहली राहुल गांधी और सपा की गाजियाबाद में उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरे सरकार ने जनता से की वादों को पूरा किया, जनता को सिर्फ चलाया और 10 साल से जनता सुन रही है। मन की बात काम की बात आज तक कभी भाजपा खुले मंचों से बीजेपी के सांसद और नेता संविधान की बात कह रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है कहीं न कहीं। तो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं लगातार चुनावी जो है वादे और मोदी सरकार सभी जो महत्वपूर्ण मोर्चों पर पूरी तरह विफल रही है। तो चाहे वह महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो या मणिपुर में हिंसा हो, बढ़ती असमानता हो, किसानों और मजदूरों की गिरती स्थिति को नियंत्रित करना हो, क्या भी बताएं कि देश का जो किसान है, नौजवान है, छात्र है, महिलाएं हैं, सभी वर्ग भाजपा की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। आज भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। और राय ने यह भी कहा कि हमारी गारंटी है कि सरकार बनते ही हम खाली पड़े 30 लाख पदों को भरेंगे। तो निशा कहीं न कहीं जो इस तरीके के वादों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार करने का काम, यही हम बात करेंगे जो मायावती है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री मायावती रही, उन्होंने अपने फैसले से समाजवादी पार्टी में यादव परिवार की 2 सीटों पर सियासी हवा बदल दी है। बसपा से मैनपुरी में जहां उम्मीदवार बदल दिया है, वहीं हम बात करें तो बदायूं में मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जो नई चुनौती उनके लिए कहीं न कहीं दिशा उन्होंने खड़ी कर दी है। और उन्होंने जो मंगलवार को अगर हम देखें तो 11 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मैनपुरी से उम्मीदवार रहे गुलशन कुमार साकी की जगह शिव प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया। वहीं बदायूं में सपा के प्रत्याशी आदित्य यादव के खिलाफ मुस्लिम खां को उम्मीदवार बनाया। बसपा प्रमुख के इस फैसले से सपा परिवार की 2 सीटें कहीं न कहीं वो फंस चुके हैं। तो निशा हम बात कर रहे हैं कि लगातार देखिए कोई ये लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसी में हम बात करेंगे जो 16 मार्च को जो चुनावी घोषणा के बाद में चल रही चुनावी जो स्टोर है वो कहीं न कहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना लोकसभा क्षेत्रों में बुधवार शाम 6 बजे कहीं आज देखें तो थम गया था।
जी, बुधवार को सारे दलों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जाएगी और प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव नजीमाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, हालांकि यहाँ राहुल के आने को लेकर भी चर्चा है। वहीं कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा सहारनपुर में रोड शो निकालकर मतदाताओं से अपील करेंगे। आयोग के कार्यक्रम के तहत अगर देखें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना समेत 8 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ 17 अप्रैल की शाम 6 बिल्कुल ज्ञानेश जी। जी 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 ज्ञानेश जी, और मैं फिर से एडिटर इन चीफ के पास जाऊंगी और तमाम सामाजिक स्तर और क्राइम जगत से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी जो लगातार अपडेट और सुर्खियों में चल रही है और अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। कई वर्षों से नक्सलाइट जो एरिया है वहां पर दुनिया के नजर में जो है भारत की एक कमजोरी और मतलब एक तरह से धब्बा बनकर वहाँ उभर रहे थे जो नक्सलाइट लोग हैं। तो वहाँ पर जिस प्रकार से पहली बार इतने बड़े पैमाने पे नक्सलियों को मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि ये अंतिम किल जो उस क्षेत्र के लिए ये हो सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ के ही ये नहीं है, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी 2 नक्सलाइटों को मार गिराया था। ये देखिए आप, तो पूरे देश में 3 प्रकार के, एक माओवाद है, नक्सलवाद है और आतंकवाद है। इस 3 वादों के खिलाफ मोदी सरकार ने काफी काम किया है। और देखिए, कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला गया, उसमें काफी आतंकवाद की जो घटनाएं है वो कम हुई है। इसी प्रकार से जो माओवाद है, माओवादियों में अभी केवल मणिपुर को छोड़कर अधिकतर स्थान पर वो खत्म प्राय हो गया है। और लास्ट जो ये था वो है नक्सलवाद। नक्सलवादों ने कई मोर्चों पर भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है। और जो ग्रामीण एरिया में, सुदूर जंगल में जो काम करने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उनको भटका कर नक्सल बनाने के लिए जो एक प्रक्रिया था, उसमें अर्बन नक्सलाइटों की बड़ी भूमिका होती थी, जो समाज में रहते जरूर थे, बड़े पदों में रहते थे, लेकिन वो सीधे तौर पे नक्सलों को वो मदद करते थे और माध्यम बनते थे यहाँ की, उनके कोई ऊपर कोई नजर नहीं हो, उनके ऊपर कोई संदेह ना हो, लेकिन काम वो नक्सलाइटों के लिए करते थे। ऐसे सफेद कलर लोग जो है कई बार उजागर भी हो चुके हैं। और ऐसे एंड चुनाव से पहले इतने बड़े पैमाने पे नक्सलाइटों को मारना अपने आप में ये दिखाता है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बहुत ही सतर्क है, सजग है। और जो ये माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई करने से कभी चूकेंगे नहीं। और इस बार वहाँ के एक पुलिस अफसर ने ये बताया कि जो 29 शव बरामद हुए हैं, इसीलिए 29 है, लेकिन उनके आंकड़े के अनुसार ये 35 नक्सलाइटों को मारने में सफल हुए हैं। लेकिन उनका कहना पड़ा कि मौके पर ही 29 की शव मिले हैं, इसीलिए 29 माना जा रहा है, लेकिन बाकी लोग भाग गए, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल है या कहीं ना कहीं वो उनका शव आगे भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा एक और खबर है जो रामदेव से जुड़े है कि जो रामदेव 1 हफ्ते में आम माफी मांगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। और कहा कि जिस प्रकार से आम व्यक्तियों को विज्ञापन देकर उन्होंने भ्रमित किया और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसी चीजें भी, जो लाइलाज बीमारी है उस पर भी जो है शर्तिया इलाज की गारंटी दी है, इस कारण से लोग भ्रमित हुए हैं, इसीलिए माफी आम जनता से मांगे। मतलब सख्त कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। अब देखिए, जिनको रामदेव बाबा को एक संत और बहुत बड़े पैमाने पे जो है समाज सुधारक और स्वास्थ्य सुधारक के रूप में जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आम जनता के बीच में माफी मांगने के लिए कहा जाए तो ये अपने आप में बड़ी सजा है। और सुप्रीम कोर्ट इस बार इनके प्रति काफी सख्त है। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में
उन्होंने कहा कि 3 बार आपने हलफनामा देकर माफी मांगी, उसके बाद भी आप सुधरे नहीं हैं, आप उसी विज्ञापन को प्रकाशित करते रहे हैं, इसीलिए आप इसमें माफी सार्वजनिक रूप से आम जनता से मांगे। तो ये मुझे लगता है कि भविष्य में हमें 1 हफ्ते के भीतर ये देखने को मिलेगा किसी न किसी रूप में रामदेव बाबा और आचार्य तो शायद बालकृष्ण जी शायद कोई माफी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उनको और वो माफी मांग ले। इससे एक और है कि यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल ये देखा गया है कि जो टॉप लोग हैं वो बीटेक किए हुए जो बच्चे हैं उनको ज्यादा मौका मिला है, और कई लोग कई छात्र ऐसे हैं जो जिन्होंने दोबारा जो है कोई एग्जाम देने के बाद उनका रैंक में उन्होंने सुधार किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि जो जिस बिजनेस में होता है, जो जिस नौकरी में होता है, उनके बच्चों को भी उसी नौकरी में या बिजनेस में डालना पेरेंट्स की पहली पसंद होती है। इसी को चरितार्थ में किया है इस बार के जो है यूपीएससी का रिजल्ट, क्योंकि इसमें जो खानदानी आईएएस आईपीएस है उनके बच्चे भी जो है इस बार आईएएस आईपीएस बनने में सफल हुए हैं, और 17 जोड़ी ऐसा है जिनके बच्चे जिनके माता पिता आईएएस आईपीएस है और उनके बच्चे भी यूपीएससी में क्लियर किया है। तो इन सब इसमें इसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी है वो अपने बच्चों को भी आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात है कि आईएएस आईपीएस अधिकारी दूसरे बिजनेस में डालने के बजाय, इतना बड़े बड़े जो है व्यापार होने के बजाय वो अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं। एक और खबर ये है कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के एक याचिका पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वीवीपैट पर्चियों की गिनती हाथों से होगी तो उसमें गलतियां संभव है, इसीलिए मशीन के जो है किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होती और उसके कोई कमियां नहीं है, इसीलिए उसमें हाथ से गिनती की कोई सुविधा प्रदान करने में जो है किसी प्रकार से कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर जो है उसमें लगी है कि ईवीएम और वीवीपैट जो चिप है वो सही है, उसमें काउंटिंग में भी सही हो, वो अगर हाथ से वो गिनती करेंगे तो हो सकता है उसमें गलती हो। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं है उसके काउंटिंग इसी से संभव है। बिल्कुल जी। एक खबर की और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पटाखे फैक्ट्री में एक बार और विस्फोट हुआ है। ये जो हुआ है इंदौर के पास में महू में। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार ये पिछले कुछ दिन पहले हारदा में एक घटना घटी थी जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, और इसी प्रकार से यहाँ महू में भी फैक्ट्री में जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद 3 मजदूर उसमें झुलस गए। तो प्रशासन को अभी भी मतलब जागृति नहीं आई है, प्रशासन को जागना होगा, और बार बार जो ये फटाखा को लेके जिस प्रकार के जो है खबरें आ रही है उससे ये लगता है कि प्रशासन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करके जो उसके मापदंड है उसी को पालन कराने के लिए इनके संचालकों को मजबूर करना पड़ेगा, और नहीं तो आने वाले समय में हमें और भी इस प्रकार के जो है बड़े जो खबर है, बड़ी खबर है, वो देखने को सुनने को मिल सकता है। तो इसमें 3 महीने में 3 खबरें आ चुकी है पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। तो एक फैक्ट्री में बड़े हादसा के बाद जान चली गई, कई जाने गई है, और दूसरी फैक्ट्रियों में भी जो है जाने गई है, लेकिन इस पे प्रशासन को जागना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एक्टर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम चुनावी माहौल से संबंधित तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ ज्ञानेश जी थे जिन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है, लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड करिए, चुनावी माहौल से संबंधित सभी खबरें आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।